नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अपन ने पीछे भी इस चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसे कहते हैं। लेकिन आज भारत के संदर्भ में अपन इसकी जो चर्चा है वह करने वाले हैं। दोस्तों, आज किसी कारणवश मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पाया, तो सोचा कि आपका समय बहुत कीमती है। उस समय की नज़ाकत को समझते हुए मैंने दूसरे किसी तरीके से आपसे रूबरू होने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको यह तरीका पसंद आएगा। मैं जल्द ही वापस उसी रूप से आपसे मिलूंगा। अपन वापस रेगुलर उसी रूप में चर्चाएं आगे हैं निरंतर रूप से करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषाओं की अपन बात करते हो। जनसंख्या वृद्धि कहते हैं दो समय अंतरालों के मध्य किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में आया परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात कोई भी समय अंतराल, जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह थी 102.8 करोड़। अगर बात करें 2011 की जनगणना की, अगली जनगणना की, तो उसमें जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 121.01 करोड़। यानी पिछली जो जनगणना थी उसमें और वर्तमान जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या का जो परिवर्तन है, जो वृद्धि है या कमी है, जो भी परिवर्तन अपन ने जो दर्ज किया वह जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आती है। यह परिवर्तन अनेक रूपों में भी हो सकता है, जैसे धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, वह क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। दोस्तों, भारत में 1901 से लेकर 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि को 4 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, या 4 भागों में इसको बांटा जाता है, जिसको अपन एक एक करके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इन 4 भागों को अपन ने प्रावस्थाओं के नाम में जाना है कि विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाओं में इनको बांटा गया है। 4 प्रमुख प्रावस्थाएं हैं। बात करते हैं पहली प्रावस्था की। दोस्तों, प्रथम जो प्रावस्था है वह 1901 से 1921 तक की अवधि को माना जाता है। यानी प्रथम जो प्रावस्था है उसमें सन 1901 से लेकर 1921 तक की जो अवधि है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस अवधि में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि थी वह अत्यंत धीमी और रुद्ध थी, अत्यंत धीमी गति से हो रही थी, इसलिए इसे रुद्ध या धीमी अवधि भी कहा जाता है। जनसंख्या की रुद्ध या धीमी गति की जो जनसंख्या वृद्धि है वह भी वृद्धि की जो अवस्था है वह भी इसे कहा जाता है। अगर बात करें कि इस समय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो जनसंख्या वृद्धि दर थी 0.27% वार्षिक। कितनी थी? 0.27% वार्षिक वृद्धि दर थी, वह इस समय बनी हुई थी। आगे अपन बात करें तो 1911 से 1921 के मध्य की जनसंख्या को अगर देखें तो उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर का क्या किया गया था? अंकन किया गया था। ऋणात्मक वृद्धि दर का अंकन उसके अंतर्गत किया गया, जिसके अनेक कारण थे कि 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या की जो वृद्धि थी उसमें ऋणात्मक अंकन क्यों किया गया? इसके अगर अपन बात करें तो ऋणात्मक अंकन किया गया, उसके कई कारण थे, जिनके कारणों को अपन देखते हैं कि यहाँ जो 1911 से 21 के मध्य में जनसंख्या की वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि दर का अंकन क्यों किया गया, देखते हैं इसके कारणों को। दोस्तों, पहला कारण है जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च है। जन्म दर भी क्या है? उच्च, और मृत्यु दर भी क्या है? उच्च। इसके कारण जो वृद्धि दर है वह क्या बनी रही? निम्न बनी रही। मतलब इस पॉइंट को समझे तो जन्म लेने वाले की संख्या भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, और मरने वालों की संख्या भी क्या रही? ज़्यादा रही। तो ये जो अंतर था वह क्या बना रहा? निम्न बना रहा, क्योंकि जन्म लेने वाले भी ज़्यादा थे। मतलब मान लो कि 100 व्यक्तियों ने जन्म लिया और 100 ही व्यक्ति मर गए, तो वृद्धि दर क्या रही? क्या रही? फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मतलब वह निम्न की निम्न बनी रही, उसकी दर है वह कम बनी रही। अगर आगे बात करें दोस्तों तो
दूसरा प्रमुख कारण है कि निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं 1911 से 21 के मध्य की अपन बात करें तो उस समय जो स्वास्थ्य की और चिकित्सा की जो सुविधाएं थी वह कैसे स्तर की थी, निम्न स्तर की थी। यही कारण है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वह ऋणात्मक रूप से अंकित की गई। अगला जो प्रमुख कारण है उसमें आता है शिक्षा की कमी या निरक्षरता। शिक्षा की कमी या निरक्षरता के कारण भी जनसंख्या में है निरंतर जो है वह ऋणात्मक वृद्धि दर का अंकन किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वह है भोजन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का क्या होना, अभाव होना। भोजन तथा आधारभूत जो सुविधाएं थी उनके अभाव होने के कारण रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, इनका अभाव होने के कारण भी जनसंख्या में जो वृद्धि दर में ऋणात्मक अंकन दर्ज किया गया, अंकित किया गया। ये थी प्रथम प्रावस्था 1901 से 21 तक की अवधि। इसे अति धीमी गति की अवधि भी कहा जाता है या जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध अवधि भी कहा जाता है। बात करें कि वृद्धि दर कितनी थी तो 0.27% वार्षिक जो वृद्धि दर थी वह प्रावस्था फर्स्ट में थी, मतलब 1901 से 1921 तक की जो अवधि थी उसमें थी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रावस्था द्वितीय की। प्रावस्था द्वितीय की जो अवधि है वह 1921 से 1951 तक की अवधि को माना जाता है। 1921 से 51 तक की जो अवधि है उसको प्रावस्था द्वितीय में शामिल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रावस्था द्वितीय की। इसे जनसंख्या की स्थिर अवधि के रूप में भी माना जाता है। किसको? प्रावस्था द्वितीय को। यानी 1921 से जो 51 की जो अवधि थी उसको जनसंख्या की स्थिर अवधि भी कहा जाता है। इस अवस्था में देश भर में चिकित्सा सुविधाओं में हुए व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को क्या ला दिया? नीचे ला दिया। यानी इस अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, यानी 1921 के बाद या 1951 तक के जो काल था, इस काल में क्या हुआ था कि चिकित्सा और स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उनमें व्यापक सुधार होने के कारण मृत्यु दर थी उसमें क्या आ गई? कमी आ गई, अत्यंत कमी उसमें आ गई। बात करें वर्ष 1921 में भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजक भी कहा जाता है। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के विकास में एक महान जनांकीय विभाजक इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1921 के बाद में, यानी 1921 के बाद में देखा जाए जनसंख्या में तो निरंतर जनसंख्या में वृद्धि है वह दर्ज की गई है। यानी 1921 है उसको विभाजक काल कहते हैं, क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या में जो वृद्धि थी वह धीमी गति से हो रही थी, लेकिन इस प्रावस्था द्वितीय के बाद अगर जनसंख्या की वृद्धि देखें तो बड़ी तेज गति से जनसंख्या का विस्फोट है वह हुआ था। इसलिए इस 1921 के काल को जनसंख्या का विभाजक काल कहा जाता है या जनांकीय विभाजन वर्ष के रूप में भी 1921 को जाना जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या विभाजक काल कौन सा है, तो उनमें से कौन सा होगा? 1921 होगा जनसंख्या विभाजक काल। क्यों कारण पूछ लिया जाए तो इसके बाद जनसंख्या में है वह निरंतर वृद्धि की क्या देखी गई? प्रवृत्ति देखी गई। दोस्तों इसके बाद बात करें तो 1920 के दशक की जो महान आर्थिक मंदी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वह भी वृद्धि दर को क्या किया? प्रभावित किया है। यानी 1920 के दशक में जो आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, उस वक्त भी वृद्धि दर भी प्रभावशाली थी, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उस समय बात करें द्वितीय अवस्था में वृद्धि दर की तो प्रथम अवस्था में वृद्धि दर थी 0.27%। द्वितीय अवस्था में आते आते जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वह बढ़कर हो गई 1.45% वार्षिक। कितनी हो गई? 1.45% वार्षिक हो गई। अब बात करते हैं प्रावस्था तृतीय की। दोस्तों प्रावस्था तृतीय का जो काल है, अवधि है, वह है 1951 से 1981 तक की अवधि को प्रावस्था तृतीय में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था में शामिल है। दोस्तों 1951 से 81 की जो अवधि थी इसे जनसंख्या का विस्फोट काल भी कहा जाता है। किसको? प्रावस्था थर्ड को जनसंख्या का विस्फोटक काल भी इसको माना जाता है, क्योंकि इस समय मृत्यु दर में तो क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, लेकिन जन्म दर थी वह तेज गति से
बढ़ रही थी। यही कारण है कि अचानक जनसंख्या का विस्फोट है 1951 के बाद में हुआ। अगर बात करें कि इस समय जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर थी, औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो वह थी 2.2% वार्षिक, यानी 2.2, मतलब अब तक की सर्वोच्च जो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर थी वह थी तृतीय अवस्था में। अपन ने प्रथम अवस्था को देखा, उसमें था 0.27%। अपन ने द्वितीय अवस्था देखा, उसमें देखा अपन ने 1.45% वार्षिक। लेकिन तृतीय अवस्था में आते आते कितनी हो गई, 2.2% तक यह बढ़ गई थी। अगर बात करें कि प्रावस्था 4 की, दोस्तों प्रावस्था 4 में या चौथी प्रावस्था को 1981 से वर्तमान तक की अवधि है उसको प्रावस्था 4 में देखा जाता है। अब बात करते हैं प्रावस्था 4 में। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर इस समय क्या बनी रही थी, उच्च बनी रही थी। यानी जनसंख्या वृद्धि दर अपन ने देखी थी तृतीय अवस्था में 2.2% कितनी थी, वार्षिक थी। जो जनसंख्या वृद्धि दर तो इस समय उच्च बनी रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ मंद गति से यह क्या होने लग गई, घटने लगी। मतलब 2.2 से यह नीचे आने लगी। बात करें प्रावस्था 4 की, तो यह वृद्धि दर घटकर हो गई 1.64% वार्षिक। कितनी हो गई, 1.64% वार्षिक हो गई। अगर प्रथम प्रावस्था में देखें तो कितनी थी वृद्धि दर, 0.27%। द्वितीय अवस्था में देखें तो 1.45%। तृतीय अवस्था में देखें तो यह हो गई थी 2.2% वार्षिक, तथा चौथी अवस्था में आते आते यह हो गई थी 1.64% वार्षिक। जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सुधार क्या थे, उत्तरदायी थे। मतलब जनसंख्या के नियंत्रण संबंधी जो सुधार थे वह अपनाए जाने लगे थे। यही कारण था कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वह घटकर कितनी हो गई, 2.2 से घटकर कितनी हो गई, 1.64% हो गई। दोस्तों इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो उसमें आता है कि भारत में निम्न दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वह कौन सा राज्य था, केरल राज्य था। कब, 1991 से 2001 के मध्य। 1991 से लेकर 2001 के मध्य अगर देखें तो भारत में निम्न दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य था वह है केरल, जिसको 9.4% वार्षिक वृद्धि दर थी, वह केरल राज्य की बनी हुई थी। दोस्तों आगे अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में, कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है जिसके कारण जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है। तो अपन पहले कारण की बात करते हैं। तो दोस्तों पहला कारण है शिक्षा की कमी। जनसंख्या वृद्धि निरंतर रूप से बढ़ रही है, उसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण लोगों में जागरूकता का अभाव होता है, लोगों में समझ का अभाव रहता है। इस कारण जनसंख्या है वह भी निरंतर क्या है, बढ़ती जा रही है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है परंपरावादी सोच या अंधविश्वास। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारणों में यह भी एक कारण है कि लोगों की जो परंपरावादी सोच है, जो पुरानी सोच है और दोस्तों अब बात करते हैं अगले कारण की, कम उम्र में शादी तथा गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अगली बात करें जनसंख्या नीतियों का अभाव। देश में जनसंख्या की जो नीति है उनका क्या है, अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि दर है वह दर्ज की गई है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है जन जागृति का अभाव। अपन ने बात की थी कि शिक्षा की लोगों में क्या है, कमी है, जिससे जन जागृति में क्या आ रहा है, अभाव देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कारण थे, शिक्षा की कमी, परंपरावादी सोच या अंधविश्वास, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक होना, कम उम्र में शादी तथा गरीबी, जनसंख्या नीतियों का अभाव और जन जागृति का अभाव, ये सभी कारण थे जो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण थे। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के बारे में, कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या प्रभाव हैं वह पढ़ते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पहले प्रभाव की, संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से विदोहन। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण जो संसाधन है उनका अविवेक रूप ढंग से क्या होने लगता है, विदोहन होने लगता है। अर्थात उनका उचित मात्रा में उपयोग न होकर असीमित उपयोग होता है, जिससे संसाधनों की कमी उस राष्ट्र में आने लगती है। दूसरी
दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह है कीटनाशकों तथा रसायन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग। कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग। दोस्तों, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनकी मांग या उदर पूर्ति के लिए भी उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको भी क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी मात्रा में कृषकों के द्वारा कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे अनेक तरह की समस्याएं भी सामने आती है और भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह है आवास की समस्या। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो आवास की समस्या है वह सबसे बड़ा बिंदु है। आगे बात करें तो पेयजल व आधारभूत आवश्यकताओं का क्या होने लगता है, अभाव होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल और आधारभूत जो सुविधाएं थी उनका अभाव होने लगता है। आगे है पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न होना। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वृक्षों को काटा जाता है और अनेक उद्योगों में वृक्षों को काम में लिया जाता है, जैसे कागज उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में मनुष्य के जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वे निरंतर क्या होती जा रही हैं, पैदा होती जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों में विकास की होड़ जब से लगी है तब से पर्यावरणीय समस्याएं हैं वह भी निरंतर रूप से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला जो प्रभाव है वह है सामाजिक विकास की अवस्था का पिछड़ना और सामाजिक असंतोष व अपराधों का बढ़ना। दोस्तों, सामाजिक जो विकास की अवस्था है वह जनसंख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिस राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वह राष्ट्र विकास के मामले में उतना ही पिछड़ा हुआ मिलेगा। जिस राष्ट्र के जनसंख्या संसाधनों के अनुकूल होगी उस राष्ट्र का विकास है वह बहुत ही अच्छा और सही दिशा की तरफ विकास होगा। बात करें अगले पॉइंट की, सामाजिक असंतोष व अपराधों की, तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को रोजगार का अभाव होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनमें सामाजिक जो असंतोष है उसकी भावना पैदा हो जाती है। वो अपराधों को क्या देने लगते हैं, बढ़ावा देने लगते हैं। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। संसाधनों का अविवेक ढंग से विदोहन, कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग, आवास की समस्या, पेयजल व आधारभूत आवश्यकताओं का अभाव, पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न होना, सामाजिक विकास की अवस्था का पिछड़ना, सामाजिक असंतोष व अपराधों का बढ़ना, ये सभी थे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों में पहला उपाय है विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु को बढ़ाया जाना, यानी लड़का 21 वर्ष तथा लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा नियंत्रित करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार है वह बड़े मात्रा में या वृहद स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में समझ का क्या हो, विकास हो। तीसरा जो प्रमुख उपाय है वह है परंपरावादी सोच या अंधविश्वास को क्या करना, समाप्त करना। तथा नियंत्रित करने का जो अगला उपाय है वह है परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को अपनाना या परिवार नियोजन को अपनाना। ये सभी कारण थे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वे विवाह की आयु में वृद्धि करना, अर्थात लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, परंपरावादी सोच अंधविश्वासों को समाप्त करना, परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को अपनाना। अब बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो बिंदु जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिनका रिवीजन अपन कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में कई बार यहाँ से क्वेश्चन है वह पूछ लिया जाता है। दोस्तों, भारत में 1961 से 1971 के दशक में लिंगानुपात में सर्वाधिक क्या आई थी, गिरावट आई थी। यानी भारत में लिंगानुपात के संबंध में अपन ने जब अध्ययन किया तो तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि 1961 से 1971 का जो दशक है, 10 साल का जो ये दशक है 1961 से 71 का, इसके मध्य जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक गिरावट है वह दर्ज की गई थी भारत में। दोस्तों आगे बात करते हैं कि 1991 की जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात क्या किया गया था, दर्ज किया गया था। 1991 की जो जनगणना थी उसके अंतर्गत न्यूनतम जो लिंगानुपात है उसको दर्ज किया गया था भारत में।
दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण चावल की फसल के वितरण के प्रारूप के क्या है, समान है। अगर भारत में जनसंख्या का वितरण देखें और चावल की फसल का वितरण देखें तो दोनों में लगभग क्या मिलती है, समानता मिलती है। आगे अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जो जनसंख्या है वह कहाँ की है, मेघालय राज्य की है। अगर भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो वह मिलती है मेघालय राज्य की 27.82% वार्षिक, 27.82% वार्षिक, जो भारत के सभी राज्यों में क्या है, सर्वाधिक है। दोस्तों आगे बात करें तो भारत में सन 2001 से 11 के दशक में औसत जनसंख्या वृद्धि दर थी वह रही थी 17.64%, यानी दशकीय जो वृद्धि दर थी 2001 से 11 के मध्य भारत में वह रही थी 17.64% वार्षिक। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से थे, तो उनमें आते हैं 3 प्रमुख राज्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार। 3 बड़े राज्य हैं जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले। दोस्तों 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अपन ने बात की थी दिल्ली, जिसका जनघनत्व था 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा चंडीगढ़ का देखें तो 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। उसी के साथ अपन बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो भाग है, अपन ने पीछे बात की थी 2011 की जनगणना पढ़ी थी, उसमें अपन ने बात की थी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है, जो प्रतिशत है, वह था 31.16%। दोस्तों इसी के साथ अपना जो पाठ है भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों मैं जल्द ही आपके साथ डायरेक्ट क्लास में पहले की तरह रूबरू होने वाला हूं। किसी कारणवश मुझे अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। धन्यवाद।